नागिन किस्त 9। खूबसूरत ख्वाबगाह में महाराजा रामनाथ और शकनतला अपनी कुशादा मसहरी पर महू ख्वाब थे। शकनतला झूठ मूठ सो रही थी। सांप की हैसियत से इसको सोने की जरूरत तो नहीं होती थी। अपनी मर्जी से अलबत्ता वो सो सकती थी। उस वक्त भी वो दर हकीकत जाग रही थी। वो उठी और मसहरी से नीचे उतर गई, फिर आगे बढ़कर अंदर से चटखनी लगा दी और फिर कुछ देर खामोशी से खड़ी महाराजा को देखती रही। महाराजा गहरी नींद में थे। चंद कदम पीछे हटकर वो पाइंदी की तरफ आई और गहरी सांस लेकर आहिस्तगी से फुनकार मारी। पलक झपकने में शकनतला नागिन बन गई। अब फर्श पर शीश नागिन फन उठाए आहिस्ता आहिस्ता मसहरी की तरफ बढ़ रही थी। मसहरी के पाए पर चढ़ती हुई नागिन इसके ऊपर आ गई। महाराजा के पाँव का निशाना लेकर नागिन ने फन उठाया और आहिस्तगी के साथ डस लिया। धसते वक्त शकनतला ने थोड़ा सा जहर महाराजा के जिस्म में दाखिल किया, क्योंकि अगर वो पूरी कुव्वत से डिसती तो महाराजा लम्हों में नीला पड़कर मुल्क अदम सुधार चुके होते। लेकिन मामूली जहर दाखिल होने से महाराजा का जिस्म आहिस्तगी से झटका खाकर रुक गया। अब महाराजा जहर के असर से बेहोश हो चुके थे और दिन चढ़ने से पहले होश में आना इनके बस में नहीं था। शीश नागिन मसहरी से उतरकर खली खिड़की के रास्ते बाग में चली गई। बाग मुकम्मल वीरान था। चारों तरफ देखने के बाद एक फुनकार मारी। अब नागिन एक उकाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। उकाब बनने के बाद शकनतला ऊपर को उड़ी। वो उमूदी परवाज के जरिए खास बुलंदी तक पहुंच गई। अब उसका रुख महल से बाहर था। सदर दरवाजा के खासा ऊपर से गुजरकर वो बाहर गई। बाहर वीरानी थी। इक्का दुक्का पहरेदार खड़े थे। महल के एन सामने कुशादा रास्ता खासी दूर तक सीधा जाता था। अतराफ में दरख्त थे और रास्ता खूबसूरत टाइलों से बना था। खासी दूर उड़ने के बाद उसने देखा कि टाइलें खत्म हो गई हैं। अब सिर्फ ईंटों वाला रास्ता था। कुछ देर उड़ने के बाद ये रास्ता भी कच्चे पके रास्ते में तब्दील हो गया। अब शहर की रोशनियां नजर आने लगी थी। ताबाना खुशहाल रियासत थी। रास्ते खौशनुमा, मकानात खूबसूरत और कुशादा दरख्त और पौधे जा बजा थे। शकनतला ने उकाब की हैसियत से अपनी परवाज जारी रखी। अब शहर के ऊपर परवाज कर रही थी, लेकिन इसकी मंजिल शहर से कुछ बाहर मुजाफाती इलाका था जहां सुकून हुआ। कुछ देर बाद शहर खत्म होना शुरू हो गया और मकानात एक दूसरे से फासिला से दिखाई देने लगे। वो मुख्तलिफ मकानों के ऊपर आकर मकान को गौर से देखती और आगे बढ़ जाती। खासी देर इस अमल को दोहराने के बाद उसे अपनी मर्जी का एक बड़ा हवेली नुमा मकान पसंद आया, जिसके सहन में एक बड़ी बगी भी खड़ी थी। वो उतरकर मकान की मुंडियर पर बैठ गई। दूर से उसे एक कमरा का रोशनदान दिखाई दिया। वो उड़कर रोशनदान के पास गई और अंदर झांका। क्या देखती है कि अंदर बिस्तर के ऊपर एक नौजवान लड़का और एक लड़की जो मियाँ बीवी मालूम होते थे। महू ख्वाब थे। दोनों ही सेहतमंद थे। शकनतला ने फौरन सांप का रूप इख्तियार किया और रोशनदान के रास्ते अंदर चली गई। कमरा का दरवाजा अंदर से मुकफ्फल था और अब लाटईन जल रही थी। शकनतला पलंग पर चढ़ गई और फन उठाकर लड़की के पांव पर डसा और लड़की नींद में ही बेहोश हो गई। शकनतला ने इंसानी रूप में आकर इसे उठाकर आहिस्तगी से पलंग से नीचे रख दिया। अब वो सुबह से कब्ल होश में नहीं आ सकती थी। कुशादा पलंग पर इंतहाई सेहतमंद एक कड़ियल जवान अपने अंजाम से बेखबर लेटा था। शकनतला ने कुदरती लिबास में आकर लालटेन बुझा दी। कमरे में मुकम्मल अंधेरा हो गया। हाथ को हाथ सजाई ना देता था, लेकिन शकनतला नागिन थी। इसकी आंखें अंधेरे में भी मुकम्मल तौर पर देख सकती थीं। वो आहिस्तगी से पलंग पर चढ़ गई। नौजवान सोते में कसम सा उठा। शकनतला ने इंतहाई करीब होकर अपनी बाही इसके गले में हमाल कर दें और घसीटकर नौजवान को अपने ऊपर डाल लिया। नौजवान की आंख खल चुकी थी, लेकिन गहरे अंधेरे की वजह से वो अपनी बीवी की जगह शकनतला की पहचान ना कर सका और उसको अपनी मर्दाना वार गिरफ्त में ले लिया। थोड़ी ही देर में जज्बात का सैलाब चढ़ गया। शकनतला बूढ़े रामनाथ से उकताई हुई थी और जवां खून, जवां जिस्म की मुतलाशी, प्यासी आत्मा पानी की तलाश में थी। कशमकश के बाद सावन छम छम बरसने लगा और प्यासी धरती सैराब होती चली गई। मूसलाधार बारिश के बाद
मतला बिल्कुल साफ हो गया। अब सिर्फ गहरी सांसें सुनाई दे रही थीं, और शकनतला ने अपने होंठ नौजवान की गर्दन पर रख दिए थे और अपने दोनों हाथों से उसका मुंह दबाकर बंद किया और दांत शहर रग में पैवस्त कर दिए। नौजवान के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और तड़पने के बावजूद भी शकनतला ने उसकी आवाज ना निकलने दी और इसका मुंह दबाए रखा और शहारग से मुंह लगाए अपनी खूनी प्यास बुझाती रही। नौजवान का खासा खून अपने शरीर में मुंतकिल कर लेने के बाद वो उठी। उस वक्त शकनतला अरिया हालत में थी, मुंह खून से लथड़ा हुआ और आंखों में जुनूनियत थी। उठते ही वो एड़ी के बल घूमकर नागिन बन गई और दीवार पर चढ़ते हुए रोशनदान के रास्ते बाहर निकलने लगी। बाहर निकलते ही जोर से फुनकार मारकर उकाब की शक्ल इख्तियार की और अब ऊंची और तेज रफ्तार परवाज के साथ शाही महल की तरफ रवां थी। सामरी अपनी हवेली नुमा सियाह काली कटिया के अंदर इस पर इसरार शक्ल वाली लड़की के साथ अपने कमरा खास, जिसे सामरी जादू नगरी कहता था, में खड़ा सफेद शफ्फाफ मुस्ततील संग मुरम्मर जैसे पत्थर पर सारा मंजर देख रहा था। इसके सामने ही मलका महल से निकली और अब खून पीकर उकाब की शक्ल में वापस अपने महल में उतरकर बाग से नागिन की शक्ल में कमरा के अंदर दाखिल हुई। महाराजा के पांव पर जहां उसने डसा था मुंह लगाकर सारा जहर चूसा और फिर शकनतला बनकर महाराजा के पहलू में लेट गई। सामरी ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहा था और अब उसने संग मुरम्मर के पत्थर पर हाथ फेरा तो सारा मंजर गायब हो गया। समतरा, इसने आवाज लगाई। हुक्म सामरी। समतरा हुआ के दोष पर तैरती हुई उसके करीब आई। तो कुछ मशवरा दे समतरा। क्या नागिन शकनतला के बारे में महाराजा को सब बातें बताकर इसको आग में जला दिया जाए, या उसके साथ मिलकर रियासत ताबाना हासिल कर ली? महाराजा रामनाथ के साथ हमारी कोई हमदर्दी या दुश्मनी नहीं सामरी, समतरा बदस्तूर हुआ में तैरते तैरते बोली। लेकिन नागिन नाग देवता की पुजारन है, जो जुल्म का देवता है और तो काली का सेवक है। दोनों ही कनियों का बलिदान मांगते हैं। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो काली ताकतों को आपस में टकरा दे। पर तेरा इतना बड़ा जादूगिर होना किस काम का, कि तो रामनाथ का मातहत है। मैं कहती हूँ कि शकनतला के साथ ब्याह कर ले और ठाट से हुकूमत कर, ताकि तेरी हुकूमत में समतरा भी इंसानी खून हासिल कर सके, वरना तो मेरे पैर पिछली जानिब देखकर लोग पहचान लेते हैं। शकनतला मजे में है, खूबसूरत लड़की बनकर जवानी के मजे भी लेती है और खून से प्यास भी बुझा लेती है। ठीक है समतरा, मैं जल्द ही शकनतला से राब्ता करता हूँ। आज सुबह से ही शकनतला निहायत ही शोख और तरोताजा लग रही थी। महाराजा के साथ नाश्ता करने के बाद उसने अपना बनाव सिंगार अपनी खुसूसी कनीजों से मुकम्मल करवाया। आज उसने महाराजा को कह दिया था कि वो भी दरबार में जाएगी और इसके अलावा वापसी पर पूरे महल का दौरा करेगी। लेकिन ये बात सिवाय महाराजा के किसी और को मालूम न थी। मलका शकनतला इस वक्त निहायत खूबसूरत लिबास में मलबूस थी। कई कनीज़ें लिबास जमीन पर गिरने से बचाने के लिए पीछे लिबास थामे चल रही थीं। आज खास तौर पर ख्वाबगाह से लेकर दरबार तक कालीन बिछाया गया था। पहले दिन जब शादी की रसूम अदा की गई थी, उस वक्त शकनतला ज्यादा वक्त घूंघट में रही थी, लिहाजा दरबारियों को इसका हुस्न देखने का मौका न मिल सका था। लेकिन आज वो अपने हुस्न का मुकम्मल दीदार कराने के मूड में थी। वो महाराजा रामनाथ के पहलू में चलते हुए दरबार में दाखिल हुई। इस वक्त तक तमाम मुसाहिबैन पहुंच चुके थे। मलका मारिया भी अपने तख्त पर बैठी थी। तमाम लोग एहतरामा खड़े हो गए। फिर महाराजा और मलका अपनी जगहों पर बैठे तो तमाम मुसाहिबैन भी बैठ गए। आज मलका शकनतला बगैर किसी घूंघट के पूरे तमतराक से अपनी जगह विराजमान थी और सरकारी कार्रवाई मुकम्मल दिलजुम्ही के साथ देख रही थी। लेकिन इसकी नजरें पूरे दरबार पर थीं और आखिरकार सिपासालार बलगराम पर आकर ठहर गईं, जो निहायत ऊंचे कदकाठ और कसरती जिस्म का मालिक था। एक दफा बलगराम ने जब मलका को देखा तो उसे अपनी तरफ देखते पाया। थोड़ी ही देर बाद सिपासालार की नजर मलका से चार हुए तो भी वो देख रही थी। बलगराम गुड़ बढ़ा गया। इसने फौरन नजरें फेर लें, लेकिन जब तीसरी दफा भी उसने मलका को अपनी तरफ मुकम्मल मुतवज्जह पाया तो परेशानी फितरी थी। महाराजा मुख्तलिफ फैसले कर रहे थे।
और सरकारी कामों के लिए हिदायत और इनायत जारी थीं, जबकि शकनतला अब तक सिपा सालार को देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद शकनतला ने महाराजा को मुखातिब करके दरबार से जाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया, लिहाजा महाराजा ने पूरे एजाज के साथ वापस जाने का बंदोबस्त फरमाया। शकनतला ने अपने तख्त से उठते वक्त बलगराम सिपा सालार को साथ आने का इशारा कर दिया। बलगराम हैरान था कि मलका शकनतला क्यों इतना ज्यादा उसकी तरफ मुतवज्जह है। बहरहाल वो हुक्म उदूली करके अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी न करना चाहता था। और इधर शकनतला ने महाराजा को अपने साथ बलगराम के भेजने की दरखास्त की। रामनाथ ने बलगराम को थोड़ी देर बाद भेजने का वादा कर लिया। शकनतला ने एक सिरे से महल का दौरा करना शुरू किया। परी, कमला, पूनम और दूसरी कनीजों की एक फौज इसके हमराह थी। शाही महल की इंतजामिया भी। सबसे पहले शाही महल से बाहर आते ही उसने मुहाफिज दस्ते के सरबराह से पूछा कि महल की हिफाजत के लिए क्या इंतजामात होते हैं। इसने बताया कि महल जो कई 100 एकड़ पर मुश्तमिल है, इसके गर्द मोटी सीसा पलाई दीवार है। ये दीवार 15 गज ऊंची और 7 गज चौड़ी है। उसके ऊपर हर वक्त मुसल्लाह अफवाज के दस्ते तैनात रहते हैं और हर 50 गज के फासले पर गरम तेल या पानी के उबलते कड़ा हर वक्त तैयार होते हैं, ताकि अगर बैरूनी फौज हमला आवर होकर शहर पर कब्जा भी कर ले तो महल आसानी से फतह न कर सके। ये महल न सिर्फ पर आसाइश है बल्कि हिफाजती नुक्ता नजर से किसी किले से कम नहीं। शकनतला ने थोड़ी देर महल की दीवार पर चढ़कर सरसरी नजर से सारा निजाम देखा और नीचे उतर गई। अब वो महल के अंदर की इंतजामिया के दफ्तर की तरफ जा रही थी। यहाँ का सरबराह एक अधेड़ उम्र शख्स खड़ा हो गया। इसको ये तवक्को न थी कि मलका अचानक दौरे पर आ जाएगी। आइए आइए, तशरीफ लाइए मलका आलिया, वो हकलाने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? मलका पूरे एतमाद के साथ इससे मुखातिब हुई। जी आनंद, आप तशरीफ रखें ना। कब से यहाँ हो? जी तकरीबन 5 साल से। महल में उस वक्त कल कितने मुलाजिम हैं? जी तकरीबन 100 तनख्वाहदार मुलाजिम हैं और 200 के करीब गुलाम और कनीज़े हैं। हिफाजती अमला और अफसरान बाला इसके अलावा होते हैं। परी, जी मलका हुजूर। परी हाथ बांधकर खड़ी हो गई। आनंद से तमाम हिसाब किताब लेकर साथ ले चलो, हम खुद इसकी जांच पड़ताल करेंगे। हमें शक है कि हिसाब में गड़बड़ है। नहीं मलका हुजूर, आपको गलत फहमी हुई है। बकवास मत करो। सिपाहियों, इसे गिरफ्तार कर लो और मेरे अगले हुक्म तक इसे जेल में रखो। शकनतला ने शान बेनियाजी से कहा और इसके बाद मलका वहां से अपनी फौज जफर मौज के साथ निकली और महल के लिए खुराक लिबास फराहम करने वाले शोबे में पहुंच गई। यहाँ एक औरत महकमे की अफसर थी और शक्ल से ही खरांट नजर आती थी। मलका को देखते ही कांपने लगी और खड़ी हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? कल्पना मलका आलिया। कब से यहाँ की मुंतजिम हो? 2 साल से हुजूर। जब से यहाँ आई हो अपने तमाम भी खाते और तुम्हारे आने से पहले का हिसाब वो सब लेकर हमारे साथ चलो। परी, इससे भी खाते लेकर उसे भी गिरफ्तार कर लो। अब मलका का रुख महल के अंदर एक तरफ बनी हुई जेल के अंदर था। जेल सुर्ख ईंटों से बनी थी और तकरीबन 6 कमरों पर मुश्तमिल थी। पहले बरामदा था, फिर सहन और आखिर में दीवार के साथ 7 कमरे थे। जेल से बाहर ऊंची दीवार थी जिसके ऊपर नुकीले पत्थर लगाए गए थे। एक कमरा में अमला था और दूसरे में जेल का दारोगा, तीसरे कमरे में सामान था। एक कमरा में कैदी मर्द और दूसरे में कैदी औरतें और आखिरी कमरा में खतरनाक नौयत के कैदी होते थे। जेल का दारोगा मलका को सामने पाकर हैरान परेशान था। मलका ने उसे भी सिर्फ चंद मिनटों में जेल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया और मातहतों को ऑर्डर किया कि दारोगा को गिरफ्तार कर लिया जाए। परी, मलका ने इसके कान में कहा, यहाँ 4 कैदी होंगे जिन्हें महाराजा ने हमसाया रियासत से वापस आते वक्त रास्ते में गिरफ्तार किया था। इन 4 को हमारी ख्वाबगाह में पहुँचाओ और इन तीनों को लेकर अपने कमरे में हम भी वहीं आएंगे। ये कहकर मलका अभी जेल से बाहर आई ही थी कि सिपा सालार बलगराम उसे तलाश करता हुआ इधर आनकला। नमस्ते, उसने हाथ बांधकर मलका का इस्तकबाल किया। मलका ने सर हिलाकर जवाब दिया।
बलगराम, तुम हमारे कमरे में आकर हमसे मुलाकात करो। जो हुक्म मलका आलिया, किस वक्त हाजिर हो जाऊं? दोपहर का खाना आज तुम हमारे साथ खाओ। ये कहकर मलका चल पड़ी और कनीज़े और दीगर लोग भी थोड़ी देर बाद मलका परी के कमरे में आ गई। जेल का दारोगा, इंतजामिया का सरबराह और महकमा खुराक व लिबास की अफसर वहाँ सिपाहियों की हिरासत में मौजूद थे। परी, क्या तुम्हारे कमरे के पीछे भी कोई कमरा है? जी हाँ मलका आलिया, इसके पीछे तो कमरों की कतार है। तीनों को पिछले कमरे में ले जाओ। सिपाहियों का दस्ता तीनों को अंदर के कमरे में ले गया। अब शकनतला ने बाकी तमाम लोगों को कमरे से निकल जाने का हुक्म दिया। परी, तुम अंदर जाकर सिपाहियों को हिदायत करो कि इनके पांव बांधकर हाथों में रस्सी डालकर छत के साथ बांध दें और मुंह में कपड़ा डालकर किस दो, और फिर खुद एक कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद परी ने आकर बताया कि तमाम काम हो चुके हैं, चलो हम भी देखें। परी शकनतला को लेकर पिछले दरवाजे से अंदर गई। पीछे राहदारी थी जिसमें आमने सामने कमरे थे और ये तमाम खाली थे। एक कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में दोनों दाखिल हुए तो दारोगा अफसर औरत और आनंद को कमरे के वस्त में बुरी तरह जकड़ पाया। बहुत अच्छा, शाबाश परी, शकनतला मरूद से बोली। तुम मेरी हर बात समझ जाती हो। दासी हूँ आपकी हुजूर। अब क्या हुक्म है? मलका आलिया। परी अदब से बोली, एक डंडा लेकर आओ। अभी लाई जी। चंद ही लम्हों में परी एक मोटा बैद जो उसके अपने इस्तेमाल में था लेकर आई और शकनतला को पेश कर दिया। खुद पकड़ो, शकनतला ने हुक्म दिया, और इन तीनों को उस वक्त तक मारो जब तक तुम्हारे हाथों की ताकत साथ दे। जरूर मलका आलिया। परी झुककर पीछे हुई और बैद सीधा करके अफसर औरत पर बरसाने लगी। औरत बुरी तरह तड़पने लगी, लेकिन हाथ पांव बंधे होने की वजह से ज्यादा तड़प भी ना सकी और फड़कने लगी। मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था, लिहाजा बेचारी की आवाज भी हलक में ही रह जाती। परी इसकी तकलीफ से कत नजर शकनतला के हुक्म पर इसकी बुरी तरह पिटाई कर रही थी और शकनतला बड़ी दिलचस्पी से मंजर देख रही थी। बस करो, शकनतला हाथ उठाकर बोली। अब उसको शुरू हो जाओ। दारोगा की तरफ इशारा किया और परी एक गुलाम की तरह अब दारोगा की खिदमत करने लगी। दारोगा भी बेबस परिंदे की तरह खड़क कर रह गए और चुपचाप बैठे रहे। इसके बाद तीसरे कैदी आनंद की बारी आई। इसकी आंखें पहले ही खौफ से फट रही थीं, लेकिन शकनतला को इस बात की परवाह नहीं थी और परी अब बैद आनंद पर ऐसे बरसा रही थी जैसे गधे को मारा जाता है। तीनों पर खासा तशद्दुद कर चिकने के बाद शकनतला ने परी को बस करने का हुक्म दिया। परी पसीने से शराबवर हो चुकी थी, बाल बेतरतीब और बनाव सिंगार बिगड़ चुका था और इसकी सांस धौंकनी की तरह चल रही थी। वो बुरी तरह हानप गई थी। तीनों कैदी लहूलुहान हो चुके थे। अब शकनतला पहले कमरे में वापस आ गई थी। परी भी इसके साथ थी। शकनतला ने परी को कुर्सी पर बैठकर हालत दुरुस्त करने का हुक्म दिया और खुद इसके बिस्तर पर लेट गई। परी तौलिए से पसीना पोंछ रही थी। इसके बाद उसने पानी के 2 गिलास पिए और फिर अपना हुलिया दुरुस्त करने लगी। परी, शकनतला लेटे लेटे बोली, इन चारों कैदियों को कहाँ छोड़कर आई है? मलका हुजूर आपके कमरे में बंद हैं। इनके हाथ पांव बंधे हैं और चारों की गर्दनी एक ही जंजीर से बांध दी हैं। मुंह में कपड़ा ठोनस दिया गया है। बहुत खूब, शकनतला मुस्कुराई। आओ अब वहाँ चलें, और हाँ, अपना बैग और एक हिंटर साथ ले लेना। मलका आलिया, शरबत पानी वगैरह तो पी लें, सुबह से थक गई होंगी। नहीं परी, अब पानी वानी अपने कमरे में पिएंगे और तुम्हें भी एक तमाशा दिखाना है। चले, बानदी तैयार है। परी फौरा उठ खड़ी हुई। परी ने ताली बजाई तो एक कनीज अंदर आ गई। बाकी कनीजों को बुलाओ, मलका को एहतराम से ले चलें। तो थोड़ी देर कई कनीजे अंदर दाखिल हुए और मलका को घेरे में लेकर एहतराम से चल पड़े।